राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे DSSB TGT फीमेल 2021 शिफ्ट 1 का हिंदी साहित्य के पेपर का सॉल्यूशन, वो भी व्याख्या सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि इंदुमती किस विधा की रचना है। इंदुमती बहुत आसान प्रश्न है। तो इंदुमती कहानी है और ये कहानी किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई और शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है और इंदुमती को मौलिक कहानी न मान के शेक्सपियर के नाटक का छायानुवाद माना जाता है। सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न है आकाशदीप और पुरस्कार, ये किसकी कहानियाँ हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं, आकाशदीप और पुरस्कार। तीसरा प्रश्न है कि कौन प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं हैं। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, ये तीनों हैं, लेकिन हरिऔध जी नहीं हैं। ये द्विवेदी युगीन काव्य धारा के हैं। हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी रचनाएं देखेंगे तो देख सकते हैं, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शमशेर बहादुर सिंह, इनकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। किसकी कविता में? शमशेर बहादुर सिंह की कविता में। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी प्रमुख कविताएं अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ कहीं, समय साम्यवादी है। तो हमने देखा शमशेर बहादुर सिंह को। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है गुलरा के बाबा, ये कहानी है। किसकी कहानी है? तो मार्कंडे ने लिखा है गुलरा के बाबा। मार्कंडे समकालीन कहानीकार हैं और इनके प्रमुख कहानी संग्रह पान फूल है, हंसा जाई अकेला है, भूदान है, माही है, बीच के लोग है आदि। छठवां प्रश्न है धातु सेन, ये प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? धातु सेन। तो धातु सेन जो पात्र है वो स्कंदगुप्त नाटक का है। तो ध्यान देंगे, धातु सेन किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त का। 7 नंबर में आइए और बता दीजिए कि अच्छा, यहाँ पे इनके नाटकों के पात्र दिए हैं, देख लेते हैं। धातु सेन स्कंदगुप्त का पात्र है, जबकि प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसाद का पहला नाटक 1910 में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। इनके प्रमुख नाट्य कृतियाँ कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी हैं। अब प्रसाद के प्रमुख नाटक और उसके पात्र देखते हैं। जैसे स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त में पुरुष पात्र स्कंदगुप्त है, भट्टार्क है, पृथ्वीसेन है, बंधु वर्मा है, कुमार गुप्त है। ये स्कंदगुप्त के पुरुष पात्र हैं। स्कंदगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, बंधु वर्मा, कुमार गुप्त। और स्त्री पात्र में देवकी है, देवसेना है, विजया है, अनंत देवी है। फिर चंद्रगुप्त नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, सकटार है, सिंहरण है, आंबिक है, राक्षस है, सेल्यूकस है। और चंद्रगुप्त में स्त्री पात्र में कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, अलका, सुवासिनी, एलिस, ध्रुव स्वामिनी हैं। 7वां प्रश्न है कि अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कृत्रिम, कौशली, बघेली। तो अवधी भाषा को कौशली नाम से भी जाना जाता है। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। अवधी बोली का क्षेत्र अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ है।
8वां प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा 1936 से 1943 है। 1936 से 1943, 7 साल इसकी समय सीमा रही। 9वां प्रश्न, अच्छा यहाँ पे कुछ युग की समय सीमा दिया है, जैसे भारतेंदु युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद युग 1918 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943 और प्रयोगवाद 1943 से 1953। फिर 9वां प्रश्न है कि भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? नाटक, मौलिक है, अनुदित है, कविता है, व्यंग है। तो भारतेंदु ने जो प्रेम सरोवर लिखा है वो उनकी कविता है। तो प्रेम सरोवर कविता भारतेंदु जी की है। भारतेंदु की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। नाटक, निबंध, उपन्यास जो भी लिखे हैं, कविता, काव्य, कुल मिला के 175 इनकी रचना है। लेकिन इनके काव्य ग्रंथों की संख्या कुल 70 है। तो भारतेंदु की कुल रचनाएं 175, काव्य ग्रंथ 70। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह देख लीजिए, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप आदि। फिर है पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जायसी की रचना है। किसकी? जायसी की। फिर है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किसे माना जाता है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है शुक्ल युग को। यहाँ पे मिस्टेक किया, इसे सुधार लेंगे। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है शुक्ल युग को। भारतेंदु के निबंध दिया है कश्मीर कुसुम, काल चक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण, लेवी। फिर है किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो बहुत आसान प्रश्न है। जो विचारात्मक निबंध होते हैं, जिसमें विचार प्रधान होते हैं, उसमें समाज शैली का प्रयोग किया जाता है। तो विचारात्मक निबंधों में समाज शैली होती है। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्णात्मक, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा विचारात्मक, चौथा भावात्मक। तो निबंध 4 प्रकार के होते हैं। 13 नंबर में दिया है हिंदी गल्प माला। ये मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये काशी से प्रकाशित हुआ। हिंदी गल्प माला, हिंदी गल्प माला काशी से प्रकाशित हुआ 1918 में। इसके संपादक प्रकार, इसमें प्रसाद जी तथा इलाचंद्र जोशी की प्रारंभिक कहानियाँ छपती थी। तो हिंदी गल्प माला में जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी की प्रारंभिक कहानियाँ छपती थी। 1918 में काशी से प्रकाशित हुआ। फिर दिया है 18, आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? तो आदिकालीन कविता का प्रधान रस है वीर। वैसे तो वीर और श्रृंगार दोनों प्रधान हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रधानता है वीर की है। वीर के बाद दूसरा है श्रृंगार। तो इसे ध्यान रखेंगे। 15 नंबर के प्रश्न में आते हैं। दिया है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। क्या है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार? साम्यवाद है। तो ध्यान देंगे। इसके बाद है 16 नंबर में कि कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ कब मिला? तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ मिला 2005 में संपूर्ण रचना कर्म पे। तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ कब मिला? 2005 में। कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान मिला है 1995 में, और 1995 में ही इनको कोई दूसरा नहीं के लिए साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। तो कुंवर नारायण को 1995 में साहित्य व्यास दोनों मिला, साहित्य कोई दूसरा नहीं पे और व्यास आत्मजयी पे, और ज्ञानपीठ संपूर्ण साहित्य पे 2005 में। रामचरितमानस की भाषा रचना है। तो मानस की भाषा अवधी है। क्या है मानस की भाषा? अवधी। इसके लेखक तुलसीदास हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाएं देख सकते हैं। बरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल आदि। ये तुलसी की अवधी भाषा की रचनाएं हैं। जबकि ब्रज भाषा की रचना तुलसी की विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली आदि हैं। 18 नंबर में है कि मनोविश्लेषणवादी कवि कौन माने जाते हैं?
तो मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं अज्ञे, जो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे। तो मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं हमारे अज्ञे जी, जिन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। अभी तक 4 सप्तक प्रकाशन हो चुका है। 19वां प्रश्न है, रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो बिहारी तो रीति सिद्ध के हैं, घनानंद आलम रीति मुक्त के हैं, बचे आचार्य केशव दास। तो केशव दास आपके रीतिबद्ध धारा के हैं। केशव दास इंद्रजीत सिंह के आश्रित थे और इनका उपनाम था वेदांती मिश्र। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी रचनाएं देखेंगे तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका हैं। इसके बाद आगे है शुद्ध कविता की खोज। 1956 में लिखी गई रचना किसकी है? तो शुद्ध कविता की खोज ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान कवि हैं। दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, प्रेमचंद की अध्यक्षता में। तो कौन थे अध्यक्ष? मुंशी प्रेमचंद। 22 में है कि कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो निराला हैं, महादेवी हैं, प्रसाद हैं, लेकिन सुभद्रा नहीं है। ये उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में आती हैं। फिर 23 नंबर का प्रश्न देखिए। 23 नंबर में है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो बहुत आसान प्रश्न है भाई। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, स्र। बस यही तो 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ बना है आधा क प्लस मूर्धन्य स के मिलने से, आधा त प्लस र मिलेगा त्र बनेगा, आधा ज प्लस इय मिलेगा ज्ञ बनेगा, और आधा सल स प्लस र बनेगा मिलेगा तो स्र बनेगा। तो ध्यान देंगे। फिर एक कामायनी किस प्रकार की रचना है? गीति, प्रबंध, महाकाव्य या खंड काव्य? तो कामायनी महाकाव्य है। कामायनी 1935 में प्रसाद जी का महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग हैं और कामायनी का अंगिरस शांत रस है। इसके पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार हैं और कामायनी का मुख्य छंद तांटक छंद है। 25 नंबर में दिया है, अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? अंतर्वेदी, तो अंतर्वेदी नाम ब्रज भाषा का है, बैसवाड़ी अवधि का, और अंतर्वेदी ब्रज का। तो अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? ब्रज भाषा का। 26 नंबर में दिया है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। तो ध्यान देंगे। 27 में दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई। किसने किया था? वेलेजली ने किया था। प्रिंसिपल कौन थे? गिल क्राइस्ट थे। कहाँ पे हुआ था स्थापना? कोलकाता में हुआ था। और ऊपर दिया था कि जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे संधि स्वर हैं। ये तो ठीक है। कौन कौन संधि स्वर हैं? तो 4 हैं। ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 संधि स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ। तो ध्यान रखेंगे, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संधि स्वर हैं। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, देवनागरी अंक कितने होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो देवनागरी अंक होते हैं 9। कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
29 नंबर में आ जाइए और देख लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। कितने? 11। कौन कौन? तो अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। कुछ विद्वान 13 भी मानते हैं। अंग और अह को भी जोड़ लेते हैं, बट अंग और अह तो आयुर्वाह है। फिर है 30 नंबर में विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? मैथिली भाषा के। यह संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। विद्यापति शिव भक्त थे और इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। फिर बहुत अच्छा प्रश्न है 31 नंबर में कि प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? तो जो प्राचीन देवनागरी है ना, वो वर्तमान नागरी बनी 12वीं शताब्दी में। कब बनी? तो प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी बनी 12वीं शताब्दी में, याद रखेंगे। इसके बाद है अ स्वर का उच्चारण स्थान। तो आपको पता होना चाहिए कि अ और आ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ है। यहाँ कष्ट हो गया है, कंठ है। 33 नंबर में है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? चलिए 33 नंबर में कुछ माइक का इशू आ गया था, जिससे माइक हमारा ब्रेक हो गया था, आवाज़ जा नहीं रही थी, मैं बोल रही थी। अब मैंने देखा नहीं कि माइक में रेड जल रहा है तो हो जाता है कभी कभी, माइक हिल जाता है ना, ऐसे लगा रहता है चेहरे के पास और थोड़ा सा इधर उधर हिलेगा बस रेड जलने लगेगा। जैसे रेड जलेगा तो आवाज़ ही नहीं खींचेगा। तो मुझे लग रहा है मैं बोल रही थी, ले रहा है। और मैं आप लोगों को बता रही थी हिंदी की उपभाषाएँ। तो हिंदी की उपभाषाएँ 5 होती हैं और बोलियाँ 18 होती हैं। और ये बता रही थी कि 5 उपभाषाएँ आपको याद होनी चाहिए और 18 बोलियाँ तो
कौन सी उपभाषा से कौन सी बोली निकली है ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। 5 उपभाषा कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और राजस्थानी हिंदी है। तो यही आपकी 5 उपभाषाएं हैं। फिर 34 नंबर में है कि कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज है, लेकिन बघेली नहीं है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे आते हैं 35 नंबर। 35 में दिया है कि हिंदी के किस कवि ने हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? तो मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखने वाले नागार्जुन हैं। नागार्जुन का मूल नाम जानते हैं? वैद्यनाथ मिश्र है। ठक्कन मिसिर भी कहे जाते हैं। और इनकी कविता राम के प्रति जो खड़ी बोली में प्रकाशित है, मैं कई बार पूछ चुकी हूँ। और राम के प्रति कविता नागार्जुन किस पत्रिका में? विश्वबंधु पत्रिका में। तो ये याद रखिएगा। फिर है 36 नंबर में कि किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। किसे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद आते हैं 37 नंबर। और 37 में आपको बताना है अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आया हुआ है। अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? तो कुटिल लिपि से। किससे? कुटिल लिपि से विकसित हुई है। ध्यान देंगे, ये देख लीजिए। ब्राह्मी से गुप्त निकली, गुप्त से कुटिल निकली, कुटिल से 2 लिपियां निकली, नागरी और शारदा, नागरी से अर्धनागरी। कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ये लिपि विकास वाला भैया एकदम याद होना चाहिए, ये आने वाला प्रश्न है, हर बार आता है। तो कुटिल लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ। आ जाइए अगले प्रश्न पे कि कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तो कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से? बीजक नाम से। बीजक का संकलन किसने किया था? धर्मदास ने किया था। कब किया था? 1464 ईस्वी में। 40वां प्रश्न है कि किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? मतलब दंत्य व्यंजन कौन सा है? तो प ओष्ठ है, च तालव्य है, क कंठ है। त वर्ग ही पूरा है जिसके उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। दंत्य हैं सब। त थ द ध न लट्टू ल मूर्धन्य स, ये सब क्या है? दंत्य व्यंजन है। फिर है निराकरण। निराकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो निराकरण में निर उपसर्ग है। कौन सा? निर। तो निराकरण में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर प्लस आ प्लस करण बराबर निराकरण। फिर है कि शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो जो शब्द के सामान्य अर्थ की बोध कराए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वैसे तो पूछेगा मुख्यतः तो संज्ञा के 3 होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पे 5 बताया जाता है। लेकिन विकल्प में अब 3 दिया नहीं है, तो जब 3 न रहे तो हम 5 बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। लेकिन संज्ञा के सामान्यतः 3 ही भेद होते हैं, अर्थ के आधार पे 5 होते हैं। 44 में आ जाइए आप। आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? तो आप शब्द जो है ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। आप, तो मैं अपना काम आप कर लूँगा। तो आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आप बहुत अच्छे हैं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक में भी आता है और निजवाचक में भी आता है आप। फिर आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि हरि घर में है। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो हरि घर में है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। हरि घर में है, तो में आ गया ना, कौन सा कारक? अधिकरण कारक।
वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर, अंदर, भीतर, ऊपर इत्यादि। 46 में आ जाइए और बता दीजिए कि अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पे जिस शब्द शक्ति से संबद्ध शब्द का अर्थ सीधा ग्रहण किया जाता है वो कौन सी है। तो नहीं, प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं कि अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना, तो ध्यान रखेंगे। फिर एक गाय दूध देती है, इसमें कौन सा वाक्य है, तो बहुत आसान है भाई, गाय दूध देती है सरल वाक्य है। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो गाय दूध देती है सरल वाक्य है। फिर है विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या बतलाना आवश्यक नहीं होता है। तो विशेषण के परिचय देंगे तो आपको अवस्था बताना होगा, वचन बताना होगा, लिंग बताना होगा, लेकिन कारक बताना कोई जरूरी नहीं होता है। 49 में है संहार। संहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो संहार में सम उपसर्ग है, सम प्लस हार मिलेगा तो संहार बनेगा। फिर 50 है कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है नाम धातु। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वो नाम धातु कहलाती है, जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, जूता से जुतियाना। तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब हमने 50 प्रश्न देख लिया, बचा है और 50 प्रश्न। तो हम अगला 50 प्रश्न देखेंगे तो फीमेल का 21 का पेपर का शिफ्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 2 भाग में एक पेपर को देखते हैं, एक वीडियो में 50 प्रश्न, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग बोर ना हो, आप लोग अच्छे से इसे देख सके। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है सारे पेपर का, आप लोग वहाँ से पीछे की जो पेपर हैं देख सकते हैं, DSSB पेपर सॉल्व के नाम से। ठीक, तो आप लोग क्लास को शेयर करेंगे और यदि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, हमसे सिलेबस पूरा कवर करना चाहते हैं DSSB के लिए, BPSC के लिए, UP TGT PGT के लिए, तो हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आगाज बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, PDF टेस्ट मिलेगा, 2 लाइव क्लासें मिलेंगी, एक व्याकरण, एक साहित्य और एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से प्रश्नोत्तरी मिलेगा। और यदि कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, और वैलिडिटी रहेगी 1 साल 2027 तक। तो 9452869335 पे मैसेज करेंगे। अभी मॉक टेस्ट रखा जाएगा दंगल वाला, तो दंगल एक मॉक टेस्ट रखा जाएगा जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से जो मुझे लगेगा कि आप लोग क्वेश्चन गलत कर सकते हैं वो मैं मॉक टेस्ट में सब डाल दूंगी, या लगेगा कठिन है, आप लोगों को याद करवाना ज़रूरी है वो, तो ये सब क्वेश्चन मैं मॉक टेस्ट में डालती रहती हूँ, PDF टेस्ट में डालती रहती हूँ। तो फिर ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा, तो आप देखेंगे कि हमने क्लास देखा, पढ़ा, हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे आपको मूल्यांकन भी होता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें, ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आप एक बार आगाज बैच से ज्वाइन जरूर करें। हिंदी की तैयारी इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, वो भी इतने कम फीस में जितने में एक किताब आती है। एक किताब में आपको पूरा कोर्स मिल जा रहा है, टेस्ट, PDF टेस्ट बुक सबके साथ। तो मात्र 999 फीस है। ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्त मित्र साथी सबको भी जोड़िए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगला वीडियो आएगा, उसमें हम इस पेपर को पूरा समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें।